बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाकू दुनिया में। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो सर्वप्रथम हम फ्रेडरिक सारिउ के बारे में बताते हैं। फ्रेडरिक सारिउ जो थे वो राष्ट्रवाद पर कार्य किए थे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार के रूप में ये जाने गए थे। फ्रेडरिक सारिउ ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाया गया है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। और अब हम पढ़ाएंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय समाज के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। राष्ट्रवाद के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद उदय के कारण फर्स्ट था निरंकुश शासन व्यवस्था, सेकंड था उदारवादी विचारों का प्रसार, थर्ड था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, और फोर्थ था शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कब हुआ था? फर्स्ट था फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था। सेकंड था नागरिक संहिता जो 1804 ईस्वी में हुआ था। थर्ड है वियना की संधि जो 1815 ईस्वी में हुई थी। और फोर्थ है उदारवादियों की क्रांति जो 1848 ईस्वी में हुई थी। 5 है जर्मनी का एकीकरण जो 1866 से 1871 तक चला था। और लास्ट है इटली का एकीकरण जो 1859 से लेकर 1871 तक चला था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जा सकता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के से करीब जुड़े हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद में फर्स्ट था संविधान आधारित शासन लागू करना, सेकंड था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार उत्पन्न करना, थर्ड नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, और फोर्थ नेशनल असेंबली का गठन करना। 5 था आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तोड़ की एक समान व्यवस्था बनाना, और लास्ट था फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना रखना। 1804 की नागरिक संहिता में क्या क्या था? इसमें था जनप पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया जाना, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाए रखना, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया,
किसानों के भू दासत्व और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति मिलना, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया जाना। उदारवादी राष्ट्रवाद। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी का महत्वपूर्ण परिचय मिलता है। फर्स्ट था सहमति पर आधारित सरकार थी, संविधान आधारित शासन था, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित विशेष अधिकारी का अंत हो गया, कानूनों के समक्ष समानता थी, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था, मुक्त बाजार और वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। 1815 में उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद का निर्माण हुआ। रूढ़िवाद 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर कर्मिक विकास, धीरे धीरे विकास को कर्मिक विकास कहा जाता है, जोड़ दिया गया। इस परिचय में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन किया गया। इसमें वियना की संधि भी आती है। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर या ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। 1815 में वियना संधि की विशेषताएं क्या थी? फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से जहां से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। अब कुछ महापुरुषों के बारे में जानेंगे। ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट थे जिउसेपी मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया। उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी समाजी व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।